हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज देखिए इकाई 1 का क पेज नंबर 32 भूमि मृदा एवं जल संसाधन क्लास 8 सामाजिक विज्ञान। इसमें हम आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 नंबर में भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। चलिए हम इसको तेज़ी से पढ़ लेते हैं। जितने भी हमने ग्रीन कलर से लिखा है उसको आप एकदम जहन में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए इसको 200 शब्द में लिखना है, तो 200 शब्द में याद करना बहुत कठिन होगा, इसलिए आप इसको समझकर याद कीजिएगा। ठीक है। भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में उपयोग होने वाले या होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। भूमि उपयोग के वर्ग क्या है, निश्चित है। और कौन कौन से वर्ग है, चलिए देख लेते हैं। 1 में वन क्षेत्र की भूमि। वनों में पाए जाने वाले भूमि क्या कहलाती है, वन क्षेत्र की भूमि कहलाती है। 2 में कृषि कार्यों के लिए अनुपलब्ध भूमि। इस प्रकार की भूमि में बंजर एवं व्यर्थ प्रकार की भूमि तथा सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि आती है। ठीक है। कृषि कार्य के लिए जो अनुपलब्ध भूमि होगी, जिसमें कृषि नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, सड़क बनेगा, मकान बनेगा, उद्योग लगेंगे, ये नहीं होगा। अब देखिए 3 नंबर में प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का उपयोग देखिए, प्रतिभूमि में भी 2 प्रकार का है। एगो चालू प्रतिभूमि है, एगो अन्य प्रतिभूमि है। अब चालू प्रतिभूमि देखिए क्या है, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो, यानी उस पर क्या हो, 1 वर्ष से मान लो कृषि नहीं हो रहा है या उससे कम वर्ष से कृषि नहीं हो रहा है, तो क्या है, चालू प्रतिभूमि। अगर चाहेंगे तो उस पर फिर से हम लोग कृषि करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ख में देखिए अन्य प्रतिभूमि। ये अन्य जो प्रतिभूमि है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें देखिए जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम, 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम हो गया है खेती किए हुए, ये तो बड़ी खतरनाक भूमि है। इस पर कृषि करना उतना संभव नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या है, ये अन्य प्रतिभूमि हो गया। अब देखिए 4 में अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ये भी 2 प्रकार का होता है, अस्थायी चरगाह की भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि। लास्ट 5 नंबर में क्या हो जाएगा, शुद्ध बोई गई भूमि। ठीक है। एक पॉइंट पे आप चाहेंगे तो हजारों शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। इसको याद थोड़े करना है, इसको समझना है, समझ कर लिखना है। 5 पन्ना, 6 पन्ना, 10 पन्ना हम लिख सकते हैं जब समझ रहिएगा। तो याद करके कितना लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। किसी स्थान की मृदा निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टानें, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। सबसे पहले क्या होती है, मौलिक जो चट्टानें होते हैं वो टूट जाती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण। ठीक है। देखिए जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में क्या होता है, बदल जाता है, जो क्या मृदा कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज सभी को इसी में समाप्त कर देना है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है। मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। यानी मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसमें हम क्या बचाव करेंगे, क्या सुझाव देंगे, उसको लिखना है। देखिए तो मृदा अपरदन के मुख्य कारक है कौन सा, जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल, मानवीय क्रियाएं, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन का कारक है। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का क्या होता है, अपरदन ज़्यादा होता है। ये सभी क्रियाएं होंगी
तो मृदा का क्या होगा, नाश होगा। पवन या पानी के बहाव से मैदानी या क्षेत्रों में सतही अपर्दन हो जाता है, यानी सतही मतलब ऊपर वाला अपर्दन हो जाता है। मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखिए 1 नंबर में क्या करना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखीय खेती करना चाहिए। 2 में पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। 3 नंबर में बंजर भूमि पर घास लगाना चाहिए। यदि घास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घास की जो जड़ें होंगी भूमि को आसानी से बढ़िया से पकड़ लेंगी, इसमें कटाव कम होगा। फसल चक्र तकनीक को अपनाना चाहिए। मान लीजिए कि आज खेत में दूसरा पौधा लगाएं, फिर 5 महीने के बाद दूसरा पौधा लगाएंगे, फिर 5 महीने के बाद दूसरा पौधा लगाएंगे, यानी फसल चक्र तकनीक को अपनाना चाहिए। ठीक है। 5 में देखिए खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए। ठीक ना, वैज्ञानिक तकनीक कौन कौन सी है उसको भी अपनाना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, जैविक खाद से मृदा में क्या होता है, मृदा उपजाऊ होती है और उस मृदा के अंदर से हवा का आवागमन चालू रहता है, जिससे क्या होता है, मृदा अच्छी बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए जल प्रदूषण के कारकों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपाय का वर्णन करना है। तो देखिए जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना जो जीवन के लिए क्या है, हानिकारक होता है। ठीक है, वो क्या जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत है, तो निम्न स्रोत है। देखिए 1 में क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। जो घरेलू कूड़ा करकट होता है उसको हम क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, जितना भी है हम लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी के चलते चलते क्या होता है, सारा जल प्रदूषित हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक। 4 में देखिए परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं भी होती है, वो भी इसमें शामिल है। अब जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। देखिए कौन, 1 में नदी तालाबों में अपशिष्ट पदार्थ डालने पर रोक लगाना चाहिए। 2 में अजैव खादों के उपयोग पर रोक लगाना चाहिए। 3rd में क्या है, नदियों में कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ को नदियों में नहीं डालना चाहिए। 5 नंबर में देखिए जल संकट क्या है, जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, यानी आवश्यकता से अधिक वितरण करेंगे उसको नुकसान करेंगे। शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति तथा जल का प्रदूषित होना इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। जल संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। देखिए 1 में वर्षा जल संग्रह की तकनीक को अपनाएंगे। 2 में जल का समुचित उपयोग करेंगे। 3 में जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे। 4 में जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाएंगे। 5 में प्राचीन जल संचयन की तकनीक को अपनाएंगे। 6 में छत के वर्षा जल का संग्रहित कर लेंगे। 7 में जल संकट की महत्ता को बताएंगे। भारत में पाई जाने वाली मृदा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि भारत में कौन कौन सी मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना। देखिए भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन फसलों के लिए क्या है, उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा देखिए एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। इसमें काली मृदा में एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, लोहा भी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, उसका रंग काला होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूछ देगा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन है, तो क्या बताइएगा, काली मृदा। ठीक है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिण पश्चिम में पाई जाती, पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए इसमें आप जितना समझ कर याद कीजिएगा
बार बार इसको पढ़िएगा तो याद होगा। ऐसे सोचिएगा कि हम इसको एकदम से याद कर लें, याद करके एग्ज़ाम में लिख दें तो संभव नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इसको बार बार सप्ताह में 1 या 2 बार रिवीजन कर लें। हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, आप इसको याद कर पाइएगा, आप इसको लिख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमारा चैप्टर भी फाइनल हो गया। आप इसी का नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर रूप से याद करते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।